एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई, जहां टीएमसी ने अपने एक उम्मीदवार को बदल दिया है। 291 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसमें से कि हबीबपुर से अपना उम्मीदवार टीएमसी ने बदल दिया है और अब हबीबपुर से प्रदीप बास्के नए उम्मीदवार होंगे टीएमसी के। टीएमसी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 291 सीटों पर 3 सीटें सहयोगी दल को दी थी, लेकिन हबीबपुर से अब उसने अपने उम्मीदवार को बदलने का फैसला किया है और प्रदीप बास्के अब नए उम्मीदवार हैं हबीबपुर से टीएमसी के। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी यह एक बेहद अहम खबर भी है। प्रदीप बास्के को अब टीएमसी ने अपना नया उम्मीदवार बनाया है और बताया जा रहा है कि बीमारी की वजह से टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। ऐसे में जबकि खुद ममता बनर्जी ने अपने निवास पर टीएमसी के 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान दूसरी पार्टियों से पहले कर दिया था, लेकिन हबीबपुर से अब उम्मीदवार बदलने का फैसला किया है टीएमसी ने और प्रदीप बास्के को अब चुनावी मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जिन्हें टिकट दी गई थी, स्वास्थ्य कारणों से अब उनका टिकट कटा है और उनकी जगह प्रदीप बास्के को हबीबपुर से टीएमसी ने अपना नया उम्मीदवार बनाया है। ऐलान के बाद एक बड़ा परिवर्तन टीएमसी की ओर से, हबीबपुर सीट से अपना उम्मीदवार टीएमसी ने बदल दिया है, लेकिन टीएमसी की ओर से इस बात को लेकर दावा यह किया गया कि बीमारी की वजह से उस उम्मीदवार का नाम बदल दिया गया है। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या वजह बताई गई कि हबीबपुर से टीएमसी को उम्मीदवार बदलना पड़ा है? देखिए, जो ऑफिशियल जानकारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है उसमें यही है कि जो मालदा डिस्ट्रिक्ट की हबीबपुर असेंबली है, वहां से उनके उम्मीदवार का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और हेल्थ रीजंस की वजह से ये टिकट चेंज कर दिया गया है। ये ऑफिशियल जानकारी तो यही दी गई। हालांकि अभी तक कैंडिडेट की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। पार्टी की तरफ से बयान आया है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये टिकट चेंज कर दिया गया है। जी, हालांकि ये पार्टी ने बयान दिया है कि उम्मीदवार बदलकर हम प्रदीप बास्के दे रहे हैं, लेकिन जिस उम्मीदवार की टिकट काटी गई है उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं है कि क्या वाकई स्वास्थ्य कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले मालदा जिले के हबीबपुर से यह बड़ी खबर थी, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि अब पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है और घमासान फोटो वाली सियासत को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल में एम्बुलेंस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो लगाए जाने पर सवाल खड़े किए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की फोटो लगी है। अमित मालवीय ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। अमित मालवीय के मुताबिक बंगाल में एम्बुलेंस पर ममता की फोटो है और ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, ऐसे में यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे पहले टीएमसी ने भी शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें कुछ योजनाओं में क्यों दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने हटाने का ऐलान किया था, लेकिन अब बीजेपी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से कि पश्चिम बंगाल में एम्बुलेंस पर ममता बनर्जी की तस्वीरें क्यों हैं, जबकि वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ये फोटो वाली सियासत अब और ज्यादा आगे बढ़ती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह और अमित सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, कोलकाता में ही मौजूद हैं। लेकिन अरुण, जो सबसे अहम बात है वो ये कि क्या इन तस्वीरों को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में और जगह जगह विरोधियों की तस्वीर हटाना भी एक मुद्दा हो चुका है? देखिए, क्यों नहीं, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है चुनाव की घोषणा के साथ ही, तब किसी भी सार्वजनिक जगह पर सरकार के खर्चे पर अगर कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो उसको रोकने की बात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है। और इसीलिए आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया था कि कोविड वैक्सीन जो लग रही है और उसकी जो सर्टिफिकेट मिल रही है उस पर प्रधानमंत्री की फ़ोटो इसको हटाइए। उसके बाद चुनाव आयोग ने 2 निर्देश दिए। ये भी कहा कि पेट्रोल पंपों पर जहाँ पर भी ऐसी जगहों पर प्रधानमंत्री की फोटो है उसको हटाया जाना चाहिए और हटाया गया। और इसीलिए बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, चुनाव लड़ रही हैं और उनके पोस्टरों वाली अगर एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में घूमेगी तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन तो है। तो एक नियम है ये
जिसके तहत एक कानून है, जिसके तहत तृणमूल कांग्रेस ने पहले बीजेपी पर हमला किया और अब अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला किया है, तो निश्चित रूप से बीजेपी इस मुद्दों के लेकर के चुनाव आयोग भी जाएगी और जाना भी चाहिए, क्योंकि फोरम वही है। अगर आपको तृणमूल कांग्रेस शिकायत है या तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी शिकायत है, तो फोरम वही है। दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकती हैं और यही हुआ था प्रधानमंत्री की फोटो में, और हो सकता है कि यही हो तृणमूल कांग्रेस वाले मसले में। तो बीजेपी भी अब तक नहीं गई है, लेकिन चुनाव आयोग में जाकर शिकायत कर सकती है अमित। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस पर टीएमसी की कोई प्रतिक्रिया आई है? कैसे देख रही है एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की तस्वीर के लगे रहने के बाद, जबकि आचार संहिता लागू हो चुकी है? जी हाँ, फिलहाल टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और बाकायदे उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया और उसमें कहा है कि ममता बनर्जी का जो पोस्टर है वो पूरे पश्चिम बंगाल में एम्बुलेंस में लगाए गए हैं, तो क्या यह एमसीसी का उल्लंघन नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर, और ये नंदीग्राम से उम्मीदवार हैं, और ऐसे में कैसे उनका पोस्टर एम्बुलेंस पर लगाया जा सकता है? जबकि इससे पहले, ठीक पहले, जिस तरीके से अरुण ने बताया कि प्रधानमंत्री के जो पोस्टर्स पेट्रोल पंप पे लगे हुए थे, जो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर जो प्रधानमंत्री की तस्वीर थी, उसको लेकर चुनाव आयोग गई थी टीएमसी और इस पर संज्ञान भी लिया था। चुनाव आयोग ने बाकायदे नोटिस जारी किया था। तो जाहिर तौर पर अमित मालवीय का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। तो अगर चुनाव लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को अब नोटिस जारी किया है। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से सवाल पूछा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण क्या दिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान बेहद अहम मामले में यह अब नोटिस जारी किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र से जुड़ा है पूरा प्रकरण। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से यह सवाल कर लिया है कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। मराठा आरक्षण को लेकर के सियासी घमासान महाराष्ट्र में और सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था कि 50% से ज्यादा क्या आरक्षण दिया जा सकता है। इस मुद्दे पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्यों से ये पूछ लिया है कि इसका वो जवाब दें कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण देने की कोई गुंजाइश है। एहतिशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। एहतिशाम, आखिर ये नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को राज्यों से पूछना पड़ा 50% से ज्यादा आरक्षण के मुद्दे पर? देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण दिया गया था उस पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर, जो मराठा समुदाय को आरक्षण 16% आरक्षण दिया था, इस पर सितंबर 2019 में रोक लगा दी थी और वो मामले की सुनवाई अब तक चल रही है। यहाँ पर राज्य सरकार ने ये कहा कि कई राज्यों ने 50% की जो सीमा सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इंदिरा सोहानी जजमेंट में दी थी उसको लांघ दिया है। कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण मिल रहे हैं। केंद्र सरकार में भी 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण मिल रहा है, जो कि 50% सीमा को लांघ रहा है। इसलिए जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको नए सिरे से सोचने समझने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही माना और ये कहा कि अब सभी राज्यों का राय इसमें आना चाहिए कि उनका क्या कहना है, इस पर वो क्या सोचते हैं। और जब सभी राज्यों की राय आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद इस मामले पर नए सिरे से बहस होगी कि क्या 50% की सीमा जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेट की थी उसको दोबारा से उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर दोबारा विचार होना चाहिए या नहीं। 1991 का मामला, सरकार बनाम इंदिरा साहनी केस, जिसमें 11 जजों की बेंच ने साफ कर दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर यही दुविधा आई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मसला पहुंचा तो सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और पूछा है कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो प्रधानमंत्री की रैली से पहले ही कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हुए मिथुन 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे बीजेपी की ओर से। और मिथुन ने टीएमसी में जाने के खराब फैसला बताते हुए गरीबों के लिए लड़ाई में मददगार होने की बात कही और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी बताया। मिथुन को बीजेपी के बंगाल प्रमुख दिलीप घोष ने पार्टी का झंडा थमाया, भगवा पटका पहनाया और अब इतना तो साफ है कि बीजेपी जो एक बड़ा बंगाली चेहरा ढूंढ रही थी उसकी तलाश पूरी होती बंगाल में दिखाई दे रही है बीजेपी को। वैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च को पहले चरण का शुरू होगा और बीजेपी में
शामिल होने के बाद मिथुन को असली कोबरा भी बताया जा रहा है। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा, गोखड़ो आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी जात गोखड़ो, एक छबोले छवि। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मंच पर मौजूद थे खुद मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन के कोबरा कनेक्शन पर बात करें, लेकिन उससे पहले बात बंगाल में मिथुन के मायने की, कि आखिर बंगाल में मिथुन के मायने क्या हैं। ममता बनर्जी बंगाल में बाहरी का मुद्दा लगातार उठाती जा रही है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा स्थानीय नेता नहीं है। मिथुन बंगाल का स्थानीय चेहरा है, उन्हें सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। बंगाल में मिथुन के प्रशंसकों की एक बड़ी तादाद है। मिथुन चक्रवर्ती की न सिर्फ बड़ी फैन फॉलोइंग पश्चिम बंगाल में पूरे देश में, बल्कि एक बड़ा तबका उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानता है। मिथुन महागुरु के नाम से भी मशहूर हैं। कला संस्कृति पर अच्छी पकड़ इनकी है, और इतना ही नहीं, उन्हें सियासत का भी अनुभव है। वो टीएमसी की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और अब बीजेपी के पाले में हैं। मिथुन से जब बीजेपी कैंडिडेट बनाने को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे और पार्टी के प्रोटोकॉल का वो पूरी तरह से पालन करेंगे। In real life, is there a chance of seeing Chief Minister Phatakishto? I'm a man of protocol. I believe in protocols. I'm a crow just landed on a branch. There are leaders, Dilip Da, Kailash Ji, and so on, so on. So many leaders from the beginning they are BJP. Today they have come to make a BJP what it means BJP to Bengal. And I will not do anything till it comes through protocol to protocol to protocol to protocol. To answer this question, I have to go through protocol, otherwise I won't answer. BJP, why BJP? Yes. You can say good or bad for the party, that's your choice. But I myself feel constantly, when you do something again and again and with a good heart and intention to do good, I find myself there. At least this party is trying to do something for the poor. How soon can we see you in the campaign? In the next few days? I think Sir told me to start on 12th. Okay, so from 12th of March. Yeah, he said that is the Dandi March day, I want you to start that day. मिथुन चक्रवर्ती ने अब बीजेपी का झंडा थाम लिया है, लेकिन यह मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी सियासी पारी है। इससे पहले ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी में लेकर आई थी। 2011 में वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन शारदा घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने ना सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, बल्कि टीएमसी से भी अपना नाता तोड़ लिया था और अब वो टीएमसी में शामिल होने के फैसले को अपनी गलती भी बता रहे हैं। You said Trinamool Congress was a mistake. Yes, I said not. I said my decision was a mistake. Right. I did not say Trinamool was. No, your decision to be with the Trinamool. My decision. I thought something, and I thought it may, but then I found it may not. That doesn't mean I am pointing a finger at anybody. तो वहीं कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती को अब टीएमसी ने नक्सली बताना शुरू कर दिया। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने के मुताबिक मिथुन ने ईडी के डर से बीजेपी का हाथ थामा है। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite. Then he became CPM. Then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. तो मिथुन को टीएमसी अब नक्सलवादी बता रही है, लेकिन मंच से खुद को कोबरा कहने वाले मिथुन के कोबरा कनेक्शन पर अब विरोधी पार्टियां भी सवाल खड़े करने लगी हैं।
सांप डसने से कभी कमल नहीं बना करता, सांप डसने से आदमी मर जाता है। पहले टीएमसी के अंदर थे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे, पार्लियामेंट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? आप तो कहते थे मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। हाँ, आपकी इतनी बात सच हो सकती है, आप सांप हो सकते हैं। डसने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। देखते हैं आप किस किस के जिस्मों पर अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलना चाहिए देश की राजनीति में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। प्रधानमंत्री जिस मंच से गड़गड़ा रहे थे वहीं से मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को कोबरा बताया, तो एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान को जनता में डर पैदा करने वाला बताया है। जनता के लिए जहर पीने वाला चाहिए, और मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान हमें लगता है या तो लोगों को डराने के लिए दिया गया या जनता के मन में भय पैदा करने के लिए दिया गया है, जो ठीक नहीं है। अब मिथुन के इस बयान पर भी सियासी बवाल मचने लगा है। जब प्रधानमंत्री के मन से उन्होंने खुद को कोबरा बताया था। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अमित सिंह भी। अरुण, लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती मन से कहते हैं कि मैं पानी का सांप नहीं बल्कि कोबरा हूं, अब इसके क्या मायने निकालने लगे हैं? क्योंकि विरोधी अब इसी बयान को लेकर घेरने भी लगे हैं मिथुन को और बीजेपी को। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती ये कहना चाह रहे होंगे कि वो कोबरा हैं इसलिए कि वो एकदम खालिश हैं, और उनके ऊपर यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले आप तृणमूल कांग्रेस में थे, फिर उसको छोड़ दिया आपने, उन्होंने आपको राज्यसभा भेजा, सम्मान दिया, अब आप बीजेपी में आए हैं तो कितने दिन बीजेपी में रहेंगे या क्या करेंगे? इन आरोपों का जवाब देते हुए उनका ये कहना पड़ा कि हम कोबरा हैं और हम जो एक बार अडिग हो जाते हैं, जो बात कर लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते, और पश्चिम बंगाल के विकास के बीच जो आएगा उसको हम रहने नहीं देंगे। तो एक तरह से पश्चिम बंगाल की जनता से कनेक्ट करने की भी कोशिश थी, और ये भरोसा भी बीजेपी के उन काडर को दिलाने की कोशिश थी कि आप तृणमूल कांग्रेस में छोड़ के आया हूँ तो मेरा कोई अगला ठिकाना नहीं है, मैं यही हूँ, आपके साथ हूँ, अपनी बात पे कायम रहूंगा, अडिग रहूंगा। तो बीजेपी के काडर को उन्होंने, मुझे लगता है, संबोधित करते हुए बात कही कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ जमे रहेंगे। और फिल्मी सितारे मंच से अक्सर फिल्मी डायलॉग भी बोलते नजर आते हैं, लेकिन अमित, ये तो सियासतदां की जुबान है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जनता कैसे देखती है मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान को जब वो खुद को एक कोबरा बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर जनता की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जनता, खासतौर से रिक्शा चलाने वाले जो छोटे तबके की जनता है, वो मिथुन चक्रवर्ती की बहुत बड़ी फ़ैन है, और वो जो है उनकी जो तादाद जो है वो वोट देने के लिए सुबह सुबह पहुंचते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और वो सब मिथुन चक्रवर्ती के फ़ैन हैं। जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में लगती हैं सिनेमा घरों में, उस वक्त ये तमाम लोग जो हैं वो जाकर देखते हैं। तो जाहिर तौर पर जब इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव पड़ता है, सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है, और ये बीजेपी जानती है, बखूबी जानती है। बीजेपी को मालूम है कि उनको जय श्री राम के जो नारे हैं उसको लेकर किस तरीके से एज मिलता है और किस तरीके से उसे भुनाती है। तो ठीक उन्हें मालूम है इसी तरीके से कि मिथुन चक्रवर्ती को कहां भुनाना है। 12 तारीख से वो अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। हालांकि कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन किन किन उम्मीदवारों को वो प्रचार करेंगे, किस इलाके में जाएंगे, जहां जाएंगे वह निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। और जाहिर तौर पर इसीलिए काउंटर किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। टीएमसी के नेता बयान दे रहे हैं कि वो जो है वो पुराने वो कल के नेता, वो कल के बड़े एक्टर थे, आज के नहीं है। तो लेकिन जो अगर हम पश्चिम बंगाल की जनता से बात करें तो वो मिथुन चक्रवर्ती सबके लिए दादा, चाहे वो छोटे हैं उनके लिए भी दादा कहते हैं, जो बड़े हैं उनके लिए भी दादा हैं, और जो बुजुर्ग हैं पश्चिम बंगाल की जनता उनके लिए भी दादा है। तो जाहिर तौर पर मिथुन चक्रवर्ती की अपनी ही एक इमेज है पूरे पश्चिम बंगाल में। जी, हालांकि बंगाल के चुनावी समर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी जमकर गरजे। सिलसिलेवार तरीके से पीएम मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम की यह पहली रैली थी और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। इस रैली से पीएम ने बंगाल को विकास का भरोसा भी दिया। पीएम की रैली से कुछ देर पहले ही ब्रिगेड ग्राउंड में ही अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का दामन थामा। मिथुन ने अपने भाषण के दौरान ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर बाहरी बनाम भीतरी पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ मिथुन ने खुद को कोबरा बताया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ पदयात्रा की। ममता ने दावा किया कि इस बार परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं।
बंगाल में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता अब वहां पहुंच चुके हैं। ममता की घेराबंदी के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह हर महीने दौरे कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में रैली करने वाले हैं। 7 मार्च को कोलकाता में और अब 18 मार्च को पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने पर ममता बनर्जी के फैसले पर उनको घेरा और कुछ दिन पहले ही स्कूटर चलाने की तस्वीरों के बहाने उन पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने टीएमसी को बुआ भतीजे की पार्टी तक करार दिया है। मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के बांका से, जहां पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर गांव वालों को धमकाने का आरोप लगा है। आरोप है कि विधायक गोपाल मंडल बांका के एक गांव में जमीन पर कब्जा करने के लिए हथियारों से लैस अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि इस दौरान विधायक के सुरक्षा कर्मियों ने नंदकिशोर नाम के एक आदमी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की। इस बात की जानकारी मिलने पर वहां के लोगों की भीड़ जमा इकट्ठा हो गई और लोगों ने विधायक गोपाल मंडल और उनके सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची और किसी तरह से लोगों को शांत करवाया गया। खबर यह है कि विधायक के माफी मांगने के बाद गांव वालों ने उनको वहां से जाने दिया। ये पूरा विवाद करीब 20 एकड़ जमीन को लेकर है। विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया कि यह जमीन उनकी है, जबकि गांव वालों का कहना है कि इस जमीन पर 50 साल से उनका कब्जा है। अभी हम देखने के लिए ये सब मकान क्यों बना रहा है, यही बतवा, कोई बात ही नहीं है। नहीं तो इतना राइफल लेके आने का क्या जरूरत है, जब देखने के लिए राइफल इतना लेके चलते हैं भाई। नहीं ये तो ठीक है अंकल, आप लेकर के चलते हैं, सब बात सही है, पर लोग को तो डर हो गया ना। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, इतने लाव लश्कर के साथ आखिर आप क्यों पहुंचे? गांव वाले ये भी सवाल कर रहे हैं, क्या सही जवाब मिला और पुलिस प्रशासन अब क्या हकीकत बयां कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जहां पर ये ज़मीन कब्जा करने पहुंचे थे वहां के लोगों ने एक बौंसी थाने में तहरीर दी है और उसके बाद से पूरे मामले की जांच हो रही है। साफ तौर पर लोगों का यह आरोप है कि जहां ये विधायक जी ज़मीन कब्जा करने के लिए पहुँचे थे गोपाल मंडल, वहाँ वो लोग 50 वर्षों से रहते आ रहे हैं और अपने लाव लश्कर और हथियार और बम गोले के साथ वहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद लोगों के
भारी विरोध का सामना करना पड़ा वहां पर, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक लोगों ने इनको वहां पर बंधक बनाए हुए था। बाद में जब वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची, उसके बाद ये छूटकर और माफ़ी मांगने के बाद फिर वहां से बाहर आए। तो इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और जाहिर तौर पर माना जा रहा है, और आसपास के लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल वहां पर जमीन कब्जा करने के लिए पहुंचे थे, उनके पास न तो कोई उससे संबंधित कोई कागजात था और न ही उनके पास कोई पेपर था। ऐसे में जांच के बाद एफआईआर दर्ज हो सकती है और उनके खिलाफ इसको लेकर कार्रवाई भी हो सकती है। ये दावा तो विधायक का है कि ये जमीन उनकी थी, लेकिन गांव वालों ने आरोप लगाया कि जेडीयू विधायक जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने साथ बम और दूसरे हथियार लेकर आए थे। लोगों ने विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। सब आदमी पूरा जुटा, सब भागने लगा। तब फिर वहां से थाना से आया, फिर बातचीत हुआ, सब फिर पब्लिक सब जुट के तब वो माफी मांगने लगा कि नहीं हमसे गलती हो गया, ऐसा हम नहीं काम करेंगे। बोलिए एक जनप्रतिनिधि रहते हुए और कॉलर पकड़ता है और राइफल तानता है सबके ऊपर। विधिवत नहीं है, पेपर से भी नहीं है, किसी तरह नहीं है, और वह रंगदारी करने के ख्याल से यहाँ आया था और अपना रंगदारी दिखा रहा था। जो वह सब जगह करता है वही करने के लिए वह श्याम बाजार भी आया था। चंद्रमोहन, ये गांव वाले तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुरक्षा के लिए जो सुरक्षाकर्मी साथ होते हैं उससे तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन इतना बड़ा लाव लश्कर और हथियारों के साथ पहुंचना, अब आखिर किस तरह की कार्रवाई की बात आ रही है शासन प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर बौंसी थाने में एक तहरीर गांव वालों ने दिया है, जहां पर ये ज़मीन कब्जा करने के लिए पहुंचे हैं, और उसके बाद प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू के विधायक इस पूरे मामले में गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि गाँव के लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि जहाँ पर बौंसी इलाके में गोपाल मंडल जो जेडीयू के विधायक हैं अपने लाव लश्कर के साथ, हथियार के साथ वहाँ पर ज़मीन कब्जा करने के लिए पहुँचे थे, वहाँ पर पहले से लोग रहते आ रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद आगे कार्रवाई की बात की जा रही है सीधे तौर पर, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं और ऐसे में उन्हीं के पार्टी के विधायक अगर जमीन का कब्जा करने के लिए पहुंचे हैं तो सीधे तौर पर सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के जो लोग हैं वो भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर इस मामले में विधायक दोषी पाए जाते हैं, आरोपी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले की अभी फिलहाल जांच चल रही है। पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन गांव वालों का गुस्सा समझा जा सकता है। जैसे ही ये विधायक अपने तमाम हथियारों के साथ, लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे तो गांव वालों का भी गुस्सा फूट पड़ा था और उसके बाद उन्हें बंधक भी बना लिया गया था। लेकिन अपने अपने दावे विधायक की ओर से भी और गांव वालों की ओर से भी। अभी हम देखने के लिए ये सब मकान क्यों बना रहा है, यही बतवा, कोई बात ही नहीं है। नहीं तो इतना राइफल लेके आने का क्या जरूरत है? जब देखने के लिए राइफल इतना लेके चलते हैं भाई। नहीं, ये तो ठीक है अंकल, आप लेकर के चलते हैं, सब बात सही है, पर लोग को तो डर हो गया ना। चंद्रमोहन, लेकिन विधायक महोदय ये बात कह रहे हैं कि हम हमेशा इस तरह से लाव लश्कर लेकर चलते हैं, जो हथियार लेकर चलते हैं। वो कोई तर्क बता पा रहे हैं सही कि गांव वाले आश्वस्त हो पाए? देखिए अभी विधानसभा चल रहा है और अमूमन हर रोज़ की तरह गोपाल मंडल जो विधायक हैं वो पहुंचते थे, लेकिन अब तक वो नहीं आ पाए हैं। और जब गांव के लोगों ने उनको बंधक बनाया था उस समय ज़रूर ये कह रहे थे कि वो उनका ज़मीन है और यही वजह है कि वो यहाँ पर कब्जा करने के लिए पहुँचे हैं, उसको अपने साथ लेने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन आज से कुछ दिन पहले उन्होंने एक और बयान दिया था जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हम इतना लाव लश्कर ऐसे ही लेकर चलते हैं। उनके ऊपर कई आरोप भी हैं, इससे पहले भी लगातार विधायक विवादों में रहे हैं। ऐसे में जब यहाँ पर वो विधानसभा पहुँचेंगे तो उनसे ज़रूर यह सवाल पूछा जाएगा और उनसे जानकारी भी लेने की कोशिश की जाएगी कि क्या उनके पास पेपर मौजूद था कि विधायक उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए पहुँचे हुए थे। हालांकि अभी भी उनके पास इस पूरे मामले का जवाब नहीं है। ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये उनका ज़मीन है, जबकि गाँव वाले लोगों का यह दावा है कि वो 50 साल पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं। ऐसे में विधायक के पास न कोई पेपर है और न कागजात है। यही वजह है कि लोगों ने बौंसी थाने में उनके खिलाफ एक लिखित शिकायत भी दर्ज किया है। तो उस जमीन पर मालिकाना हक का विधायक का अपना दावा और गांव वालों का अपना, लेकिन अब जांच में यह पता चलेगा कि वाकई सच्चाई भी क्या है। आईटीसी के सहयोग से नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं
जो आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कहानियां बताती हैं कि एक देश के तौर पर हमने कितनी तरक्की की है। आज की कहानी डिजिटल शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट की है। सचिन और बिनी बंसल ने 2007 में 4 लाख रुपए के साथ फ्लिपकार्ट शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पहले अपने प्लेटफॉर्म पर किताबें बेचने का मन बनाया, क्योंकि इसके लिए विक्रेताओं को सूचीबद्ध करना, वेंडर को ढूंढना और उस प्रोडक्ट को शिप करना आसान था। आज ये देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और भारत के सबसे प्रसिद्ध और पसंद किए जाने वाले स्टार्टअप में से एक है। Where we started in 2007, India was just getting started on the wave of digital adoption. And Flipkart as a company actually defined that entire journey for the country. From coming up with some of the very early innovations that helped we as a country adopt digital commerce in all its full glory. 2013 में भारतीय बाजार में दिग्गज Amazon का प्रवेश फ्लिपकार्ट को रोक पाने में विफल रहा, क्योंकि यह अपने ग्राहकों को बेहतर जानता था और इसे ग्राहकों के सालों के फीडबैक से निर्मित अपने खुद के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का सहयोग मिला था। We have been a very, very focused company serving the Indian consumer needs and being able to understand the Indian consumer persona and being able to design grounds up solutions and create playbook that are only focused on us as a country. फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी ने देश को स्टार्टअप संस्थापकों की एक पूरी पीढ़ी दी है और यह स्वाभिमान भारत का प्रतीक साबित हुए हैं। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते हैं, लेकिन अब नेटवर्क 18 की एक और पहल, जिसमें सबसे खास बात यह कि बायजूस यंग जीनियस में हम कई हुनरमंदों से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। और यह पहल है न्यूज़ 18 और बायजूस की। यंग जीनियस एक ऐसा मंच जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 8वें एपिसोड में हमने 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय और 14 साल के रोबोट किड शौर्य भसीन का हुनर दिखा। देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट, आपका साथी और इस अनोखे सफर में आपका सूत्रधार। आइए मिलते हैं बंगाल के उत्तरपाड़ा से सुपर टैलेंटेड अनिर्बान रॉय से। अनिर्बान, दिन में आप कितने घंटे का रियाज करते हैं? मॉर्निंग में 4 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा। तो हार्ड वर्क के बगैर जीनियस मुझे लगता है कोई भी है। भूल भी की रे हाय ओ সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. क्या क्या बनाया है आप? मैंने बहुत चीज़ें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्योरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। और हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो गर्व है शौर्य पर, क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोचते हुए इनोवेट कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सो ग्रेट शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू सर।